नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने दोहराया, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.37% हुई और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। कल 5वें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान के लिए हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले श्री तोमर ने 40 किसान संघों के नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति APMC को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है, ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सके। APMC एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। APMC और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। APMC के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को ये विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कुछ भी करेगी वो किसानों के हित में होगा। श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, MSP बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धता की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। कृषि मंत्री ने किसान संघों को विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से किसानों को काफी फायदा हो रहा है।
महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के किसान कृषि उत्पाद बाजार समिति गए बिना ही सीधे खरीदारों को अपने कृषि उत्पाद बेचकर काफी लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक किसान भगवान भालेराव का कहना है कि वे खुश हैं और पहले से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कायदा किया है, वो जो हमारे वहाँ किसानों को कुछ कंपनियां दिए वाले है, ये कंपनी में हमारा मार्केट कमेटी से वहाँ थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट कमेटी में माल डालने से हमारा थोड़ा नुकसान होता था, कुछ देर लगता था माल बेचने को। वहाँ वैसा कोई नहीं है, माल हमारा जल्दी बेचता है, जल्दी पैसे मिलते है, वो हमारा कमीशन नहीं काटते वहाँ। ये ऐसे फायदे है छोटे छोटे। एक अन्य किसान चक्रवीर सिंह ने नए किसान कानूनों के जरिए किसानों के कल्याण के कदम उठाने के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। मोदी जी की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, हमारी फसलन को उचित मूल्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब किसानन के क्षेत्र में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, एक संग तो सब परिवर्तन नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वह किसान के हित में बढ़िया ही करेंगे। बिचौलिया जो अगर फसल बेचन जाओ तो वहाँ मंडियन में डेरा जमाए बैठे हैं और हमारे कृषि में से हम अपनी फसल बेच रहे हैं, उन्हें मुफ्त में मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी जब बिल को लेकर आए हैं, जो हमारे हितन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 कॉरिडोर शामिल होंगे, जिनकी लंबाई 29 किलोमीटर से अधिक होगी। ये मेट्रो ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जोड़ेगी। इस परियोजना को 8,379 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 100 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। श्री बिरला ने कहा कि नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। ये हमारा नया संसद भवन बनेगा, जो हम सबके लिए गौरव का प्रतीक होगा, क्योंकि यहाँ से हमने पुराने संसद भवन से हमारी आजादी की यात्रा शुरू की थी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने समानता और न्याय पर आधारित समाज और शासन व्यवस्था के लिए प्रयास किए। श्री कोविंद ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था, वित्त और समग्र विकास की रूपरेखा डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित रही है। उन्होंने लोगों से संवैधानिक दायरे में आर्थिक और सामाजिक न्याय, समान अवसरों और भाईचारे के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज चेन्नई में राजभवन में एक सादे समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है, उसे दोहराने का।
गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए मोदी सरकार दशकों से वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आम्बेडकर के जीवन और कार्यों पर वृत्तचित्र प्रदर्शित करेगा, जिसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आज मध्यरात्रि तक देखा जा सकेगा। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने दादर में समाधि स्थल चैत्य भूमि जाकर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों ने चैत्य भूमि न आकर अनुशासन और संयम दिखाया। राज्य सरकार और बीएमसी ने लोगों से अपील की थी कि कोविड-19 महामारी के चलते वे डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम विश्राम स्थल चैत्य भूमि पर आज के दिन न आए और अपने घर पर रहकर श्रद्धांजलि दे। चैत्य भूमि से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल पर लोगों के लिए किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे सोलापुर, जलगांव, औरंगाबाद और नासिक के लोगों ने महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डाक के माध्यम से 11,000 से अधिक पत्र भेजे हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहेब ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की आधारशिला रखी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य रूप दिया जा रहा है। आज डॉक्टर आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने दोहराया, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.37% हुई और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। पिछले 9 दिन से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग एक महीने से प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से कम रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 36,000 लोग संक्रमित हुए और लगभग 42,000 मरीज स्वस्थ हुए। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4.2% से नीचे बनी हुई है। इस समय 4,03,248 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो अब तक कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार नए संक्रमित लोगों में से लगभग 75% दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान सहित 10 राज्यों के हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, उपचार के मानदंडों को लागू किए जाने और चिकित्सा कर्मियों तथा कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण कोरोना से मुक्त हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 482 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 11 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 14 करोड़ 70 लाख जांच की जा चुकी है।
केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जांच के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है। दैनिक जांच क्षमता अब 15 लाख तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच के कारण शुरुआत में ही संक्रमण की पहचान और संगरोध तथा संक्रमित लोगों का प्रभावी उपचार उपलब्ध है। इससे मृत्यु दर में कमी आई है। अधिक संख्या में प्रतिदिन जांच किए जाने से संक्रमण की दर घटकर 3.5% रह गई है। शुरुआती दौर में इस वर्ष जनवरी में पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में जांच के लिए केवल एक प्रयोगशाला ही थी, जबकि अब पूरे देश में 2205 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इनमें से 1188 सरकारी और 1017 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने संपर्क में आए लोगों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण का पता लगने के बाद श्री विज को कल अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ सूरजभान कंबोज के अनुसार श्री विज की हालत स्थिर है। श्री विज तीसरे चरण के कोवैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए थे और उन्हें कोविड की पहली प्रायोगिक खुराक दी गई थी। इस बीच कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए 28 दिन में 2 खुराक लेनी होती है और दूसरी खुराक लेने के लगभग 15 दिन बाद ही दवा के असर का पता चलता है। दवा का प्रभाव जानने में न्यूनतम 42 दिन लगते हैं। तेलंगाना में कल 622 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,73,341 हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 96.48% हो गई है। कल 993 मरीज ठीक हुए और 2 की मृत्यु हुई। राज्य में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 2,63,744 हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,472 हो गई है। पुदुचेरी में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.65% रह गई है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना कम लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केवल 35 लोग संक्रमित हुए। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 16 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 21 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 3,934 हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.7% हो गई है। अब तक 3,708 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय 220 मरीजों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में बीते 24 घंटों के दौरान 24 लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों में 59 लोग वायरस से स्वस्थ हुए। राज्य में ठीक होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 97.59% हो गई है। 32,860 संक्रमित लोगों में से 32,045 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस समय 420 मरीज इलाज करा रहे हैं। अब तक कुल 5,37,000 कोविड जांच की गई है। बिहार में अब तक 1,53 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि रोजाना औसतन 1,20,000 जांच की जा रही है। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.2% हो गई है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। इस समय 5,382 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 573 लोग संक्रमित हुए। राज्य में अब तक 2,31,866 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वृहन मुंबई नगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 5% रह गई है, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर उत्साहवर्धक है। हालांकि अभी लोगों को एहतियाती उपायों को जारी रखना होगा। श्री चहल ने आकाशवाणी को बताया कि मार्च में राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 36% थी। आज 16,553 लोगों की आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच की गई, जिसमें से 881 यानी केवल 5% नमूने पॉजिटिव पाए गए।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से आग्रह किया कि वो बिना किसी हिचक के कोरोना की जांच करवाएं। We are supposed to take care of each other. So if we stigmatize a particular patient, then we are actually doing more harm because that person is not going to come forward. He or she may hide his disease, and in that way, he or she might be actually spreading that disease. So it's our responsibility not to stigmatize such patients, and we should come forward to help those patients. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने देश में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। फाइजर इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस वैक्सीन की भारत में बिक्री के लिए आयात करने का औषधि महानियंत्रक को आवेदन दिया है। ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर कंपनी को ये अनुमति पहले ही मिल चुकी है। देश में इस समय 5 तरह की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा मिलकर स्वदेश में विकसित वैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। दवा कंपनी जाइडस कैडिला को भी स्वदेश में विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने भी भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने भी अपनी वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का परीक्षण आरंभ किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए समय रहते प्रभावी निर्णय लिए, जिसके परिणाम शानदार रहे और आज भारत में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 94% से अधिक रखने में कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने आकाशवाणी से कहा कि भारत तमाम जटिलताओं के बावजूद वैज्ञानिक कौशल के समय पर उपयोग के बूते कोरोना से लड़ने में सक्षम रहा है। Today, because of our scientists, we know how to diagnose the disease and test. We know how to trace because of our IT back-end Arogya Setu, and we know how to isolate people and treat them well. The result of all this is India, despite its huge population, its diversity and challenges, has done very well in fighting against the pandemic. This is a constant battle. One should never be complacent, but yes, it shows how in a complex, difficult environment, good things can be achieved by bringing science to decision making. कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक के प्रमुख घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। चीन के वुहान शहर से पिछले वर्ष के दिसंबर माह में कोरोना वायरस के पहले मामले के आने और इसकी संख्या में तीव्र इजाफा होने में अधिक अंतराल नहीं था। इस वर्ष की 7 जनवरी को जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को अधिसूचित करते हुए समूचे विश्व को इसकी जानकारी दी, तब तक भारत ने इस विषाणु के खिलाफ एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली थी। 8 जनवरी को हुई अहम बैठक में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए खाका तैयार किया गया। 30 जनवरी को देश में पहले कोरोना मामले से भी पूर्व प्रधानमंत्री ने जनवरी में ही कैबिनेट मीटिंग में कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा करके इसके खिलाफ देश की विज्ञान आधारित मुहिम छेड़ दी थी। जनवरी माह से ही वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू करने वाले देशों में भारत अग्रणी रहा। होली मिलन कार्यक्रम को इस वर्ष स्थगित करते हुए प्रधानमंत्री ने मार्च के शुरुआती दौर में ही लोगों को
को शारीरिक दूरी रखने की सलाह दी थी। जन भागीदारी का आह्वान करते हुए उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस जंग का निर्णायक दौर तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च से 21 दिनों के पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उस समय देश में मात्र 500 कोरोना रोगी ही सामने आए थे। इस फैसले की वजह से कोरोना वायरस की प्रसार श्रृंखला को तोड़ने में मदद मिली और लाखों जानें बच सकीं। लॉकडाउन के समय का उपयोग सरकार ने देश में विशाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को जोड़ने के लिए भी किया। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के बाद 8 जून से जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 महीने से लगभग हर हफ्ते कोरोना की रोकथाम से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री के सीधे सीधे जुड़े रहने और उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर और नए कोविड रोगियों की संख्या विश्व के कई विकसित देशों के मुकाबले भी बहुत कम है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बना लिए थे। मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो, राजधानी, प्रसार भारती के YouTube चैनल और आकाशवाणी दिल्ली के अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। कैनबरा में पहले 20-20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही। शहर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुंबई में तापमान 18 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं, जबकि चेन्नई में तापमान 24 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी में तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। तापमान के 3 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 2 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 5 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवात निवर नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल आज से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। केंद्रीय दल 2 समूहों में कार्य कर रहा है। इसके चेन्नई सहित तमिलनाडु के उत्तरी जिलों और पड़ोसी पुदुचेरी तथा आसपास के चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करने का कार्यक्रम है। प्रभावित इलाकों का गहन निरीक्षण करने और हालात का जायजा लेने के बाद दल के सदस्य 2 दिन में चेन्नई वापस लौटेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से दोबारा मिलेंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीय दल के सदस्यों को चक्रवात से हुई मौतों, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने दोहराया, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.37% हुई। और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।